वे स्टार्ट। चलिए साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में और क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों, शुरू करेंगे आज की क्लास को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। अब आपके कुछ प्रश्न होंगे आप बच्चों के कि सर हमारा तो खनिज में पेट्रोल रह गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे को क्वेश्चंस लेंगे जो कि एनडीए सीडीएस एफकैट सीएपीएफ वगैरह में पूछा गया है, और क्वेश्चंस के थ्रू उसको अपने करवा देंगे एक एडिशनल क्लास लेकर के, क्योंकि सैटरडे को हमारे पास थोड़ी क्लासेस कम होती हैं। ठीक है, तो चूंकि आज क्लास शुरू ही हम वर्ल्ड से कर रहे हैं, कुछ बच्चों के क्वेश्चन है सर ये हो सकते हैं कि सर इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री आपके इकोनॉमिक्स से टीचर करवाएंगे, वहाँ मेरा रोल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बचा ट्रांसपोर्ट का, तो बच्चा ट्रांसपोर्ट का जो है वो ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर, इसके मेरे पास अभी फिलहाल जो है डेटा अवेलेबल, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। तो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं होने की वजह से मैं इन दो टॉपिक को अभी के लिए होल्ड कर रहा हूँ, और उसके अलावा जो है चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब अपनी शुरुआत कहाँ से करनी है? अब अपने को शुरुआत करनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपने को कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आइए एक बार हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में भाई क्या क्या हमें करना है ना। तो हमें क्या क्या करना है, तो इसमें आप आओगे। तो इसमें चलो अपने सिलेबस तो क्या ही डिस्कस करें, अब बताओ। टॉपिक तो मैं करवाऊंगा ही सारे, है ना, तो पहली क्लास है नहीं, तो अपने सीधा टॉपिक पर बात शुरू कर दें डायरेक्ट, और हम सीधा शुरुआत करते हैं टॉपिक पर। और ये है हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है ना। तो हमारा ब्रह्मांड जो है, तो आप यहीं से शुरुआत कर दो, सीधा लिखो हमारा ब्रह्मांड। ठीक है भाई, हमारा ही ये ब्रह्मांड है ना। तो ब्रह्मांड है, और हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें क्या क्या है, आर यूनिवर्स। ठीक है, तो आप सारे जो है आर यूनिवर्स। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मांड क्या है, इसमें हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा ब्रह्मांड कहाँ से आया है, वगैरह वगैरह को लेकर के क्या क्या बातें कही जाती रही हैं आज तक, वो सभी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सारे बच्चे हेडिंग लिख दो, हमारा ब्रह्मांड लिख दो। तो चलिए, हमारा ब्रह्मांड, इसको आप लिखो। और अब मैं लिख रहा हूँ कोस, जो है कोस्मोलॉजी, आपने सुना होगा, कोस्मोस सुना होगा, है ना। तो कोस्मोस की बात करते हैं, कोस्मोलॉजी क्या है। तो आप, एक होता है एस्ट्रोलॉजी, है ना, खगोल विज्ञान, और खगोल विज्ञान के अंतर्गत आता है आपका कोस्मोलॉजी, आता है ब्रह्मांड विज्ञान आता है। ठीक है, तो खगोल विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इस ब्रह्मांड का जो अध्ययन हम करते हैं, वो स्टडी किस में करते हैं, तो स्टडी किस में करते हैं, तो इसकी जो स्टडी है, वो स्टडी या जो अध्ययन है ब्रह्मांड का, वो अध्ययन की जो शाखा है, वो अध्ययन किस में करते हैं, तो वो करते हैं किस में, तो वो करते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको हम कोस्मोलॉजी बोलते हैं। तो ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान में इसको पढ़ते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान, यानी कि जिसको हम कहते हैं, जिसको बोलते हैं कोस्मोलॉजी बोलते हैं, कोस्मोलॉजी बोलते हैं। तो कोस्मोलॉजी जो है, इस कोस्मोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं किसकी, यूनिवर्स की। तो अब बात आती है कि सर ये वास्तव में है क्या ना, सर ये क्या है, आओ एक बार इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं ब्रह्मांड विज्ञान की, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यह ब्रह्मांड विज्ञान खगोल विज्ञान की एक शाखा है। खगोल विज्ञान की एक शाखा है ना, खगोल विज्ञान की एक शाखा है, खगोल विज्ञान की एक शाखा है। लिख लो भाई, एक एक करके मैं सारा लिखवा दूंगा, एक ब्रांच है, खगोल विज्ञान की एक शाखा है। सबसे पहली बात, तो इट इज एन ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, खगोल विज्ञान की शाखा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, शाखा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कि भाई कैसे ब्रह्मांड बना, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और कैसे इसका विकास हो रहा है, लगातार ब्रह्मांड हमारा फैलता जा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, वो सारी बातें इसके अंतर्गत पढ़ी जाती। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें कहेंगे कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास, की उत्पत्ति एवं विकास, उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, एवं विकास से संबंधित है, विकास से संबंधित है, विकास से संबंधित है, राइट, संबंधित है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, ये लीजिए, विकास से संबंधित है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि कॉस्मोलॉजी इज ए ब्रांच, कॉस्मोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो आप कहोगे कॉस्मोलॉजी इज, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 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 है ना।
विच इज एस्ट्रोलॉजी विद द स्टडीज ऑफ, है ना, एस्ट्रो सॉरी एस्ट्रोनॉमी, ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसर्न्ड विद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी concerned with, concerned, concerned with, concerned with, concerned with the origin and development of the universe, है ना, with the studies of, with the studies of, the studies of origin, origin and development of, development of universe, universe, डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, है ना। तो जल्दी से एक बार फटाफट इसको आप लिख लो कि ये क्या है, तो आप इसके बारे में कहोगे कॉस्मोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ, ब्रांच ऑफ, ब्रांच ऑफ, ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसर्न्ड विद द स्टडीज ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो ये है आपकी, है ना। चलो, हाँ ठीक है, आप उसको एक अलग अलग प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, है ना, उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो कॉस्मोलॉजी हो गया, ब्रह्मांड विज्ञान हो गया। ठीक है, जैसे चट्टानों का अध्ययन क्या होता है, पेट्रोलॉजी, ऐसे ही आपसे कही कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या है, तो कॉस्मोलॉजी। ठीक है, और ये समस्त तंत्र को समझने में सबसे बड़ा जो भाग है वो क्या है, एस्ट्रोनॉमी है, वो आपका क्या है, खगोल विज्ञान है। ठीक है ना, खगोल विज्ञान है जिसमें तमाम कैलकुलेशंस की जाती है ना, लेकिन इसमें अपने क्या करते हैं, इसमें सिर्फ करते हैं ओरिजिन से रिलेटेड है और इसके डेवलपमेंट से संबंधित है ना। एस्ट्रोनॉमी में सब कुछ आ गया, एवरीथिंग, है ना, सारी कैलकुलेशंस आ गई वगैरह वगैरह, सब कुछ आ गया, अ, वो सब कुछ इसके अंदर आ गया। लेकिन ब्रह्मांड विज्ञान में केवल इसमें किसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, इससे रिलेटेड है। इसमें ब्रह्मांड की सिर्फ उत्पत्ति की बात करेंगे और इसका क्या करेंगे, इसके विकास से रिलेटेड, इसके डेवलपमेंट को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसकी बात है, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें सिर्फ दो चीजों की बात होगी। ये लो जी, ये तो है हमारे ब्रह्मांड को लेकर के कॉस्मोलॉजी। ठीक है, अब दूसरी बात पर आते हैं, ब्रह्मांड क्या है। तो पृथ्वी, वायुमंडल एवं उसके बाहर का संपूर्ण भाग, पृथ्वी और वायुमंडल जो है इसके बाहर का संपूर्ण जो भाग, जहां तक विभिन्न दृश्य और अदृश्य खगोलीय पिंड विद्यमान है। भाई हम ब्रह्मांड को संपूर्ण थोड़ी देख पाते हैं, है कि नहीं है। जैसे अगर आज हम बात करें, उस पर आएंगे, बिग बैंग पर आएंगे, तुम पहले मेरी जो बात है उसको ध्यान से सुन लो, ठीक है ना, नहीं फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, है ना, फिर बाद में आप ढूंढते रहोगे कि कहाँ से क्या पढ़ा दिया पता नहीं। देख लो एक बार, सुन लो एक बार ध्यान से, इसकी फोटो खींचना एक बार। ठीक है, तो कुल मिला के आप क्या कहेंगे, इसके बाद कहेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, तो पृथ्वी और वायुमंडल के बाहर वह संपूर्ण भाग जहां पर दृश्य और अदृश्य खगोलीय पिंड विद्यमान है। भाई ब्रह्मांड के अंदर पहले जब बात हुआ करती थी कभी शुरुआत में, आज से 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पहले, तो उस समय पर बात कही जाती थी कि ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड क्या है, तो उस समय कहा जाता था कि ब्रह्मांड जो है वो, ब्रह्मांड तो क्या है, वो तो पृथ्वी है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और समस्त खगोलीय पिंड इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। बताओ, फिर बाद में चीज़ों को बदला गया और फिर बाद में बदला हुआ और फिर ब्रह्मांड की थोड़ी सी और विस्तृत व्याख्या हुई और ब्रह्मांड की और विस्तृत व्याख्या होने के क्रम में पता चला कि ना 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 ना, ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है फिर, तो पता चला कि नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। कोपरनिकस आए, कोपरनिकस कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में तो सूर्य है और बाकी समस्त पिंड क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। फिर और एक्सपेंड हुआ, ये थ्योरीज और आगे आई, ठीक है ना। तो और जब आई तो उसके बाद पता चला, अरे मैं इसमें सारा पढ़ाऊंगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारे कैसे बनते हैं, विभिन्न प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, है ना, या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स क्या क्या हैं, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या क्या है, L1 आदित्य, L1 वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। आप प्लीज़ मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुन लो, इसके ज़्यादा फालतू फालतू के मैसेज मत करो, ठीक है ना। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं यार,
ब्रह्मांड में केवल सूर्य थोड़ी है, सूर्य जैसे तो अरबों अरबों तारे हैं, अरबों तारे हैं। एक थोड़ी है सूर्य कोई, कि एक केंद्र में सूर्य है और बाकी स्टार हैं चक्कर लगा रहे किसके चारों तरफ, सूर्य, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्य तो बहुत छोटा सा धूल के कण के समान है सूर्य तो, धूल का कण बोला है मैंने, है ना, डस्ट पार्टिकल के बराबर है। अब कमरे में देख लो, आपको डस्ट पार्टिकल दिख रहे होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखोगे केयरफुली, है ना। तो केयरफुली आप देखोगे तो पता चलेगा कि डस्ट पार्टिकल है क्लासरूम के अंदर, मेरे पास में जो घूम रहे मैं देख रहा हूँ ध्यान से। और आपके कमरे में भी देखना डस्ट पार्टिकल। नहीं तो रोशनदान जो होता है ना, खिड़की होती है, उससे जब वो आती है, रोशनी आती है, तो उसमें देखना सूर्य की, उसमें दिखेगा, हम क्या पार्टिकल्स दिखेंगे, ऐसा एक पार्टिकल है छोटा सा और कुछ नहीं है सूर्य। ये स्थिति है सूर्य की। तो अब इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड को देख ही नहीं पाए। विभिन्न विजिबल कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं, तो कुछ कैसे हैं, इनविजिबल हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर वो तमाम चीजें शामिल की जाती हैं, जो हमें दिखती हैं वो भी, और जो नहीं दिखती हैं वो भी, तो वो सभी चीजें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप कहोगे कि ये है आपकी बात। अब आते हैं किसके ऊपर, अब आते हैं अपने ब्रह्मांड के ऊपर। ब्रह्मांड क्या है ना, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को डिफाइन कर लेते हैं, यूनिवर्स को डिफाइन कर लेते हैं, राइट। तो ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी, इसके वायुमंडल। चलिए बस कोशिश करेंगे कि इस मंथ में हो जाए ना कंप्लीट। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के फादर हैं उन तो कोपरनिकस है, निकोलस कोपरनिकस, है ना। तो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो आप अगर कहोगे तो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। निकोलस कोपरनिकस। इनको कहा जाता है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फादर, ठीक है ना। ये है, चलो आगे देखो। पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल एवं इसके बाहर, इसके बाहर, पृथ्वी के वायुमंडल लिखो हिंदी मीडियम वाले, पृथ्वी के वायुमंडल एवं उसके बाहर का वह संपूर्ण भाग जहाँ, बाहर का वह संपूर्ण भाग जहाँ, संपूर्ण भाग जहाँ, संपूर्ण भाग जहाँ, संपूर्ण भाग जहाँ, जहाँ क्या क्या है, दृश्य और अदृश्य खगोलीय पिंड विद्यमान है ना। जहाँ दृश्य एवं अदृश्य, अदृश्य खगोलीय पिंड विद्यमान है, विद्यमान है, विद्यमान है, ठीक है ना। और इसका अनंत विस्तार है, ठीक है ना। उसे ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, उसे ही ब्रह्मांड कहा जाता है, उसे ही, उसे ही क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है, उसे ही ब्रह्मांड कहा जाता है, उसे ही ब्रह्मांड कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है, उसे ही ब्रह्मांड कहा जाता है।
ठीक है, तो आप कहोगे अर्थ, इसको इंग्लिश में आप लिख दो अर्थ, द अर्थ एटमोस्फेयर एंड द एंटायर एरिया, द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर एंड एंटायर, the earth atmosphere and the entire area outside, entire area outside, entire area outside, outside it where various visible, outside it various visible and non visible celestial, celestial bodies are available. It is called, it is called universe, it is called universe. जहाँ पर दृश्य और अदृश्य पिंड क्या है, विद्यमान है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज आर, सेलेस्टियल बॉडीज आर एग्जिस्ट, है ना, ऐसे करो, आर एग्जिस्ट, है ना, चलो अवेलेबल कर दो, उपस्थित है ना, उपस्थित है, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। ठीक है, उसे ब्रह्मांड कहेंगे, और ब्रह्मांड कहेंगे, और ब्रह्मांड को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, और ये भी ब्रह्मांड को डिफाइन कर सकते हैं, एक और डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, द ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज, द ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, ना। तो आप कहोगे आकाश गंगाओं का समूह, आकाश गंगाओं का समूह, आकाश गंगाओं का समूह, आकाश गंगाओं का जो समूह होता है, आकाश गंगाओं का जो समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्रह्मांड। और आकाश गंगा क्या है, तो द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स, द ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड गैलेक्सी, है ना। तो आप कहोगे जो है तारों का समूह क्या कहलाती है, आकाश गंगा, तारों का समूह आकाश गंगा, आकाश गंगा, ठीक है ना। और ऐसा मतलब विद्वान बताते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं कि ब्रह्मांड में कुल 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितने अरब हैं, 100 अरब हैं, है ना, 100 बिलियन है। और अ, एक जो गैलेक्सी है, या एक आकाश गंगा है, उसमें 100 अरब के आसपास तारे हैं। तो ये है, इतना बड़ा सिस्टम है ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। अच्छा, ब्रह्मांड के अंदर, ये तो आपने कहा कि सर तमाम तमाम चीजें आ गई। अब अगर इसको डिफाइन करें कि ब्रह्मांड में क्या क्या आता है, तो खगोलीय पिंड तो आ गई इसमें, है ना, खगोलीय पिंड आपने कह दिया, सेलेस्टियल बॉडीज आपने कह दिया, सेलेस्टियल बॉडीज कह दिया। तो सर क्या इस सेलेस्टियल बॉडीज के अलावा कुछ और भी आता है क्या ब्रह्मांड के अंदर, जो इसमें शामिल करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है अंतरिक्ष। भाई, आपने कहा कि ब्रह्मांड में तारे हैं, तो एक सेलेस्टियल बॉडी हो गई। आपने कहा पृथ्वी है, एक सेलेस्टियल बॉडी है। आपने कहा शनि है, सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड है। लेकिन इनविजिबल चीजें क्या क्या है, इनविजिबल भी तो है ना भाई, एक विजिबल है, जैसे प्लैनेट्स हैं, ये विजिबल है, दृश्य है ना, स्टार्स हैं, ये दृश्य है कि नहीं है। लेकिन अगर बात करें अदृश्य क्या क्या है, अंतरिक्ष अदृश्य है, एनर्जी अदृश्य है, टाइम अदृश्य है, ये क्या है, तो ये सब क्या है, अदृश्य है।
तो अदृश्य चीजें कौन कौन सी ब्रह्मांड के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, लिखो उसको। भाई मैं बल्ज पर भी आऊंगा। बल्ज इज द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी का जो केंद्र होता है उसको बल्ज बोलते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा तारों का कंसंट्रेशन मिलता है। सेलेस्टियल बॉडी अर्थ का एक सेलेस्टियल बॉडी, जो भी विजिबल हमें दिख रहा है वो सेलेस्टियल बॉडी है। कोई कोई छोटा है, कोई बड़ा है। कोई बहुत छोटा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्षुद्र ग्रह बोल देते हैं। कोई बड़ा है उसको हम ग्रह बोल देते हैं, स्टार्स बोल देते हैं, है ना। तो वो सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है। अब लिखो ब्रह्मांड के अंतर्गत खगोलीय पिंडों के अलावा, अगला पॉइंट लिखो इसमें, ब्रह्मांड के अंतर्गत, ब्रह्मांड के अंतर्गत, अंतर्गत खगोलीय पिंडों के अलावा, के अलावा क्या क्या शामिल किया जाता है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ऊर्जा, समय आदि को, आदि भी सम्मिलित हैं। आदि, आदि अदृश्य एवं अदृश्य पदार्थ समाहित, आदि सम्मिलित है, ऐसे लिख दो, सम्मिलित है ना। तो आप कहोगे कि, आप कहोगे अपार्ट फ्रॉम द सेलेस्टियल बॉडीज, अपार्ट फ्रॉम द celestial bodies, apart from the celestial bodies, good morning sir, apart from the celestial bodies, the universe also includes, the universe also includes, also includes space, space, time, energy, etc, ना। तो ये लो जी, इसमें और क्या क्या आ गया आपका, टाइम आ गया, स्पेस आ गया, ये सब आ गए ना इसके अंतर्गत। तो ये सब इसमें आ गए। ठीक है, ये सब इसमें आ गए, राइट, ये सब इसमें आ गए। चलो लिखो बच्चा इसको, सारे लोग लिख लो, है ना, या नहीं, शायद लग रहा है लिख भी लिया होगा। चलिए, ये हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं कि स्पेस क्या है, अंतरिक्ष क्या है। बात तब स्पेस की आती, स्पेस या अंतरिक्ष। अब आप लिखें अंतरिक्ष क्या होता है, और अंतरिक्ष के टाइप क्या क्या है। अब लिखो बच्चे आप अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को डिफाइन करते हैं, अंतरिक्ष है क्या। ठीक है ना। आकाशगंगा क्या होती है, नहीं बताऊंगा क्या होती है, मैंने कह दिया कुछ लिखना ही नहीं है, आप कमेंट, बेटा बता दिया नहीं लिखना है, नहीं नहीं लिखना है आपको कुछ भी, नहीं लिखना है। एक एक चीज आपको खुद ब खुद समझ में आएगी, 3 4 दिन टॉपिक, 4 दिन क्लास, 4 क्लासें इसकी होंगी, खुद ब खुद समझ जाओगे, जब इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मांड का वह भाग जो खगोलीय पिंडों के बीच मौजूद है, लिखो ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड का वह भाग, वह भाग
जो खगोलीय पिंडों के मध्य, खगोलीय पिंडों के मध्य मौजूद है, खगोलीय पिंडों के मध्य मौजूद है। अर्थात, अर्थात क्या होगा, जहां दृश्य पिंड उपस्थित नहीं है। अर्थात जहां, अर्थात जहां, अर्थात जहां, अर्थात जहां दृश्य पिंड मौजूद नहीं है, दृश्य पिंड मौजूद नहीं है, दृश्य पिंड मौजूद नहीं है, नहीं है, है ना, नहीं है ना। पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर सेलेस्टियल बॉडीज आर नॉट एग्जिस्ट, है ना, जहाँ सेलेस्टियल बॉडी मौजूद नहीं है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम अंतरिक्ष बोलेंगे। अंतरिक्ष का मतलब हो गया जिसकी हम कल्पना करते हैं स्पेस, इसके भाई स्पेस का मीनिंग खाली जगह होता है। स्पेस जो होता है, स्पेस, स्पेस हम किसके लिए काम में लेते हैं, हम कहते हैं भाई इसके बीच में थोड़ा स्पेस, इसको सटाओ, है ना। अपने बच्चे बैठे क्लास में बोलते हैं भाई थोड़ा स्पेस है तुम्हारे दो बच्चों के बीच में, इसको साथ साथ बैठ जाओ थोड़ा सा, है कि नहीं है। तो इसलिए स्पेस जो है ना, इस नाम से ही आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। इट इज द, इट इज द पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, part of the universe which exists between celestial bodies, celestial bodies, exists between celestial bodies, ठीक है। that is where, अर्थात that is where, that is where visible bodies are not present, where visible bodies are, bodies are not available, available, है ना, जहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज मौजूद नहीं है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं स्पेस बोलते हैं। अब अगर स्पेस का क्लासिफिकेशन करें तो उपस्थिति के आधार पर, है ना, तो अपीयरेंस के आधार पर हम स्पेस को 5 पार्टों में बांट देते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे स्पेस, स्पेस ये किस आधार पर है, बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ स्पेस, बेस्ड ऑन द, ऐसे कर दो, डिवीजन ऑफ, ऐसे लिखो, डिवीजन ऑफ स्पेस बेस्ड ऑन द, बेस्ड ऑन द अपीयरेंस, अपीयरेंस, है ना। तो आप कहोगे उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर अंतरिक्ष का विभाजन करोगे आप, अंतरिक्ष का विभाजन, अंतरिक्ष का विभाजन, अंतरिक्ष का विभाजन, ठीक है, अंतरिक्ष का विभाजन। चलो, ये 5 भागों में इसको बांटोगे, है ना, डिवीजन ऑफ स्पेस बेस्ड ऑन द अपीयरेंस, उपस्थिति के आधार पर 5 प्रकार का स्पेस होता है। एक जियो स्पेस होता है, अब ये ना हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही लिखेंगे ना,
ये मैं केवल इसमें क्या लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, केवल इंग्लिश में लिख रहा हूँ। अब इसमें आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे कि सर अंग्रेजी इसका ये है तो हिंदी क्या होगा, ठीक है ना। तो एक भू अंतरिक्ष जिसको बोलेंगे, तो मैं हिंदी अंग्रेजी एक ही लिख रहा हूँ मैं ना, एक ही भाषा में लिख रहा हूँ। दूसरा है सिस लूनर स्पेस, सिस लूनर स्पेस, ठीक है। तीसरा, तीसरा जो है, तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा होगा आपका, तो देखो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, तो पृथ्वी की सतह से धरातल से 100 किलोमीटर तक का जो होता है उसको कैलेस्टियल, कैलेस्टियल ने सेलेस्टियल पढ़ना है उसको, ठीक है। पृथ्वी के धरातल से 100 किलोमीटर तक चलेंगे, तो ये जो होगा ना वो होगा जियो स्पेस होगा। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। तो ये जो अर्थ है, अभी ये बनाना नहीं है, आप सुन लो केवल इसको, पहले सुन लोगे। अर्थ है, अर्थ से कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अर्थ से 100 किलोमीटर का जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे कौन सा, तो उसको बोलेंगे अर्थ से 100 किलोमीटर तक का जो भाग होगा, ये 100 किलोमीटर तक का जो पार्ट है इसको बोलेंगे जियो स्पेस, जियो स्पेस बोलेंगे इसको, भू अंतरिक्ष या भू अंतरिक्ष इसको बोलेंगे, भू अंतरिक्ष, भू अंतरिक्ष, ठीक है। एक हो गया। दूसरा सिस लूनर स्पेस होगा, सिस लूनर स्पेस कौन सा होगा, एक होगा आपका, यहाँ पर मान लो कि कौन है, मून है, मून है, ये मून है। तो पृथ्वी के वायुमंडल से 100 किलोमीटर से, और ये जो होगा ना, ये जो होगा इसके बीच का जो क्षेत्र होगा, आप ये वाला कहोगे स्पेस। ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को बोलेंगे सिस लूनर स्पेस, सिस लूनर स्पेस, सिस लूनर स्पेस, सिस लूनर स्पेस। यानी कि आप कहोगे कि 100 किलोमीटर से चंद्रमा तक का जो स्पेस होगा वो कहलाएगा कौन सा, सिस लूनर, है ना। पृथ्वी के वायुमंडल में से 100 किलोमीटर से चंद्रमा तक का ना, द स्पेस इन अर्थ एटमोस्फेयर, द स्पेस, द स्पेस, द स्पेस इन द अर्थ एटमोस्फेयर, इन द अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ एटमोस्फेयर फ्रॉम 100 किलोमीटर टू मून, है ना, फ्रॉम 100 किलोमीटर टू मून। यहाँ तक का जो स्पेस है ना, ये पृथ्वी के वायुमंडल में 100 किलोमीटर से चंद्रमा तक का, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल से 100 किलोमीटर तक का, पृथ्वी के वायुमंडल में 100 किलोमीटर से, लिख लो ये बच्चे, हाँ, वायुमंडल में 100 किलोमीटर से। अभी रुक जाना, एक बार इसको मैं बना देता हूँ डायग्राम्स को दो तीन, फिर लिख लेना आप ना। पृथ्वी का वायुमंडल 100 किलोमीटर से, और चंद्रमा तक का, चंद्रमा तक का क्षेत्र, यही है सिस लूनर स्पेस। ये सिस लूनर स्पेस हो गया आपका, ठीक है। सिस लूनर स्पेस हो गया। जियो स्पेस हो गया 100 किलोमीटर तक का, और फिर हो गया ये आपका ठोस पिंड है,
है ना। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरे पर आते हैं, तीसरा स्पेस कौन सा है? तीसरा है इंटरप्लेनेटरी। इंटरप्लेनेटरी स्पेस, अंतर्ग्रहीय। अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष, ये होगा अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष। चौथा जो होगा, चौथा, वो चौथा कौन सा होगा? चौथा कौन सा होगा? तो चौथा होगा इंटरसेटलर, है ना। इंटरसेटलर हो जाएगा। इंटरसेटलर, इंटरस्टेलर हो जाएगा ना। इंटरस्टेलर, स्टेलर स्पेस, है ना। और एक स्पेस आपका और बचेगा, पांचवा, और ये होगा इंटर गैलेक्सी स्पेस। इंटर गैलेक्टिक स्पेस, इंटर गैलेक्टिक, इंटर गैलेक्टिक, इंटर गैलेक्टिक स्पेस, गैलेक्टिक स्पेस, है ना। तो ये कुल मिलाकर के आपके पांच प्रकार के स्पेस हो जाएंगे। एक मैंने बता दिया है आपको, है ना। एक आपको बता दिया है जियो स्पेस, अर्थ के एटमॉस्फेयर में 100 किलोमीटर तक हो गया। ठीक है। इस लूनर कहाँ हो गया? 100 किलोमीटर से चंद्रमा तक हो गया। अंतर्ग्रहीय स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस और इंटरगैलेक्टिक स्पेस को और देखते हैं। आप एक बार इसको बनाओ, फ्लो चार्ट को बनाओ। अरे भाई नहीं लिखना है इसका हिंदी, इसी अंग्रेजी को ही हिंदी में लिख लो बस, है ना। इसको जल्दी लिखो। इंटरसेटेलर कौन सा होगा? तो इंटरप्लेनेटरी होगा। इसका संबंध सूर्य और उसके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विस्तार से है ना, जहाँ ग्रह तंत्र उपस्थित है। इसको लिखते हैं अपने। आप एक बार ये पांच लिखो, ऐसे पांच लिखो। हिंदी नहीं है इसका, इसका अंग्रेजी ही है। हिंदी जहां था मैंने लिख दिया ऊपर। इंटरसेटेलर स्पेस और इंटरगैलेक्टिक स्पेस, दो तारों के मध्य का क्षेत्र होता है इंटरसेटेलर, सैटेलाइट, है ना। और इंटरगैलेक्टिक होता है दो आकाश गंगाओं के मध्य का क्षेत्र। तो दो तारों के मध्य का क्षेत्र आ जाएगा ये, दो तारों के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र, है ना। तो रीजन बिटवीन टू स्टार्स, ठीक है। और ये है दो आकाश गंगाओं के मध्य का क्षेत्र, दो आकाश गंगाओं के मध्य का क्षेत्र, आकाश गंगाओं के मध्य का क्षेत्र। तो इसमें आप लिख दो रीजन बिटवीन टू गैलेक्सीज। जी जी, लिखो। अच्छा, अब अच्छा लग रहा है पढ़ने में, वेरी गुड, बढ़िया। तो ये लिख लिया सभी ने। अब अपने लिख लेते हैं किसके बारे में? इंटरप्लेनेटरी के बारे में लिख लेते हैं ना, इंटरप्लेनेटरी। इसका संबंध इसमें लिखोगे आप बेटा, इसमें लिखना है इसका संबंध सूर्य तथा उसके, इसका संबंध सूर्य तथा उसके, लिख लेना सारी चीजों को ना। सूर्य तथा उसके, सूर्य तथा उसके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ना, सूर्य का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विस्तार से है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विस्तार से है, चुंबकीय क्षेत्र विस्तार से है, विस्तार से है। जहाँ, जहाँ, ये प्रॉपर अच्छे नोट्स बन जाएंगे ना, विभिन्न ग्रह तंत्र, विभिन्न ग्रह तंत्र। एक ध्यान रखना कि हमें आदित्य एल वन को जरूर पढ़ना है ना, जहाँ विभिन्न ग्रह तंत्र उपस्थित हैं, विभिन्न ग्रह तंत्र उपस्थित हैं, है ना। तो इट इज रिलेटेड टू सन एंड दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो लिखोगे इट इज रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू द सन एंड, टू द सन एंड, सन एंड द सन एंड इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपेंशन, है ना। एंड द, एंड द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वेयर, 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 वेयर प्लेनेट सिस्टम, है ना। ये प्लेनेट सिस्टम ही कहोगे आप, है ना। प्लेनेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट, प्लेनेटरी सिस्टम आर अवेलेबल। ठीक है, एक बार बेटा इसको लिख लो, फिर अपने वो डायग्राम बनाएंगे ना। इसको लिख लो एक बार, इसको लिख लो, फिर अपने वो डायग्राम बनाते हैं, वो वाला डायग्राम ना। लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो इसको। हाँ भाई, मैंने नोट्स ना, अपने नोट्स अपने रख रखे हैं ना। हाँ, बुक नहीं है, नोट्स है, ये मैं सुबह लिख के लाया था। तो इसमें क्या क्या है ना कि आपको ये दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना है आपको ना। तो इसलिए मैं सुबह सुबह बैठे बैठे मैंने ये सारा फिर नोट डाउन कर लिया इसको। सुबह उठ जाता हूँ मैं जल्दी ही ना, तो फिर ये मैंने ये पूरा नोट कर लिया, दोबारा लिख लिया मैंने ये फिर, है ना। ताकि आपको दोनों लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से सही से नोट्स बनवाए जा सके ना। जैसे मेरे नोट्स हैं वैसे ही नोट्स आपके बनवाते हैं ना। हम्म। हम्म। चलिए, आपने लिख लिया, अब इसको बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, अब आप इसको बनाओ। चलो जल्दी बनाओ इसको। AGS यूजर बाई क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ, अगर आपका किसी बच्चे का पहला क्लास है तो, पहला क्लास है तो यहीं से शुरुआत कर लो ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा आपका यहाँ से। आज से जो है अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये बना लो डायग्राम एक बार। ये ना मैं प्रॉपर सीक्वेंस वाइज आपको लैंग्वेज, देखो आप देखोगे तो अपने लैंग्वेज, आप एक चीज नोटिस करना कभी भी, बाकी तो मैंने देखो नहीं देखा है कैसे कैसे सब लोग पढ़ाते हैं साथ वाले लोग, लेकिन मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने अपनी क्लास में आप देखोगे तो एक चीज करता हूँ कि मैं प्रॉपर नोट्स को प्रॉपर अलाइन करवाता हूँ सही तरीके से, एक एक डेफिनेशन को, है ना, एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से अपने लिखते हैं। और इसका फायदा
अभी नहीं दिखेगा तुम्हें बेटा, अब दिखेगा जब तुम लोग क्या करोगे ना, रिवीजन करोगे। तो रिवीजन करोगे तो फटाफट खगोल विज्ञान की शाखा ब्रह्मांड उत्पत्ति से विकास से संबंधित, इधर से कोपरनिकस को मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी फादर कहा जाता है। फिर इधर ब्रह्मांड ये ग्रुप है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ना। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि पूरा जितना हिंदी में उतना इंग्लिश में भी है ना, बोथ लैंग्वेज वी आर यूजिंग है ना। तो दोनों ही भाषाएं हम इसमें देख रहे हैं, तो दोनों भाषाओं में अपने प्रॉपर नोट्स आपके बन गए होंगे सब बच्चों के। तो ये आपका हो गया। अब अपने आ जाते हैं थ्योरीज, ओरिजिन की थ्योरीज पर आ जाते हैं। थ्योरीज कौन कौन सी हैं तो सुनो एक बार, उसमें कुछ पुरानी थ्योरियां भी हम शामिल करेंगे और उसमें हम नई थ्योरियों को भी शामिल करेंगे। कई बार क्या होता है कि अ, कसम से सर, आपसे पढ़कर मजा आ जाता है। बढ़िया भैया ना, चलिए थैंक यू। कोई बात नहीं है, अगर आपने आज क्लास ज्वाइन की है तो एक बार दोबारा इस क्लास को ठीक तरीके से आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब सुन लो आप, और अब ध्यान दो, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम कुछ कुछ नाम लिखते हैं। जैसे एक सिद्धांत जो सबसे पुराना सिद्धांत है, और एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, भू केंद्रित अवधारणा, भू केंद्रित अवधारणा, भू केंद्रित अवधारणा। भू केंद्रित अवधारणा क्या कहती है? तो ये थ्योरी दी थी टोल्मी ने ना, टोल्मी ने ये थ्योरी दी, गिवन बाय टोल्मी, गिवन बाय टोल्मी, है ना। और ये जो टोल्मिन थ्योरी ने इसमें कहा कि अ, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है ना। तो सन के बारे में स्टडी कब, पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ेंगे, अर्थ इसके यूनिवर्स के बारे में स्टडी करके, भाई इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ करके फिर उसके बाद में अपनाएंगे सोलर सिस्टम, आकाश गंगा पर आएंगे, गैलेक्सी पर आएंगे, है ना। सोलर सिस्टम में एक गैलेक्सी लेंगे, पहले सोलर सिस्टम क्या है उस पर आ गए, फिर सोलर सिस्टम के अंदर एक गैलेक्सी है, गैलेक्सीज होती है ना, और गैलेक्सीज में फिर एक गैलेक्सी है ना। तो फिर लिखेंगे गैलेक्सी क्या होती है, ठीक है ना, गैलेक्सी क्या होती है। फिर गैलेक्सी में आते हैं स्टार्स आते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार होती है गैलेक्सी। और फिर जो गैलेक्सी है वो क्या है ना, और फिर उसमें स्टार कैसे बनते हैं, तो फिर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, तारों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? फिर तारों का निर्माण पढ़ेंगे, और तारों का निर्माण पढ़ने के बाद में, और तारों का निर्माण पढ़ेंगे, और तारों का निर्माण पढ़ने के बाद में, और फिर अपने जो है आ जाएंगे किसके ऊपर, सन के ऊपर आ जाएंगे। फिर सन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सन का स्ट्रक्चर कैसा है, और फिर सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स जो है रोटेशन कर रहे हैं, जो रोटेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो प्लैनेट, उन सारे प्लैनेट्स को, मतलब जो रेवोल्यूट कर रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उसके बारे में। और फिर उसमें अर्थ आएगी, फिर अर्थ के ऊपर जाएंगे तो अभी, हाँ चलो ये स्पेलिंग ठीक नहीं है ना, PTO आएगा ना, पी साइलेंट, अभी चल अंग्रेजी में पता भी नहीं चलता ना। टोलमी, ये स्पेलिंग ठीक है ना, गिवन बाय टोलमी। चलो इस पर ध्यान दो। तो टोलमी ने कहा, और इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में उपस्थित है,
ना। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा समस्त खगोलीय पिंड, समस्त खगोलीय पिंड, इन्होंने 140 में या ऐसे दिया था ईस्वी में, समस्त खगोलीय पिंड इसके चारों ओर या पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे इसमें क्या कहा, अर्थ इज द सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, एंड ऑल celestial bodies, celestial bodies rotate around the earth, around the earth, around the earth। ये इन्होंने डिफाइन किया, किसने, टोलमी ने। और ये दिया था ये दिया था कब, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था भाई, ये दिया गया था मुझे लग रहा है 140 एडी में दिया गया था ये, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्स लगभग लगभग 140 ईस्वी में ये दिया गया था। ठीक है ना, बहुत पुराने समय में दिया था, है ना। तो ये है। अब दूसरी बात पर आते हैं, एक और आई, फिर इनकी बातों को गलत कर दिया गया, है ना, अपोज किया गया बाद में। और एक व्यक्ति आते हैं कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस, और इन्होंने 1546 के अंदर इन्होंने अपनी बातों को प्रूव किया और कहा कि नहीं ये गलत बात है। और सही बात ये है कि यूनिवर्स के सेंटर के अंदर वास्तव में जो है ना, इस यूनिवर्स के सेंटर में कौन है, सन है ना। तो उसको कहा गया हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा गया। तो दूसरा एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आया, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आया। और हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित अवधारणा, सूर्य केंद्रित अवधारणा, केंद्रित अवधारणा। और ये दिया निकोलस कोपरनिकस द्वारा, निकोलस कोपरनिकस ना, बाय द निकोलस कोपरनिकस ने दिया ना। तो इसके बारे में कहेंगे बाय निकोलस कोपरनिकस, इन्होंने दिया। और इन्होंने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है ना। तो आप कहोगे सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, स्थित है, स्थित है ना। आप कहोगे सन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इन द सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, सन क्या कहाँ पर है, ये आपके ब्रह्मांड के केंद्र में उपस्थित है। सूर्य जो आएगा वो ब्रह्मांड के केंद्र में आएगा। तो ये दे दिया किसने, ये दे दिया किसने, ये दे दिया कोपरनिकस ने। ठीक है, फिर आगे चलोगे तो एक आता है दोलन सिद्धांत, पलस्टिंग थ्योरी आती है। और ये एलन
सेंडेजा करके एक स्कॉलर है, उन्होंने दिया 1879 के अंदर दिया ये, ठीक है ना। फिर है एक है स्टडी स्टेट थ्योरी है, ठीक है। तो स्टडी स्टेट थ्योरी है, ये जो दी ये थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी ने दी है। फिर इन्फ्लेशन थ्योरी है, स्फीति सिद्धांत है, ये 1970-80 के अंदर दी गई, और ये दी गई जो है एलन गुथ के द्वारा दी गई। और एक आपकी आती है जिसको बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, और ये बिग बैंग थ्योरी आपकी दी गई। और ये जो थ्योरी दी गई ये किसने दी, तो ये दी है ये थे बेल्जियम के पादरी जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटर, इन्होंने इस थ्योरी को दिया है, ठीक है। तो एक आपका दोलन सिद्धांत, पल्स्टिंग थ्योरी जो है, ये लिखो, पल्स्टिंग थ्योरी, दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत। अब है ना ये पूरा हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं है ना एक काम करता हूँ, इन थ्योरीज के बारे में फिर कल आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। चलो इसको भी फिर कल ही करते हैं, पल्सिंग थ्योरी को कल करते हैं ना, इन थ्योरीज को कल अपने पढ़ी बढ़िया तरीके से एक बार सारी थ्योरीज को कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर नोट्स आप बढ़िया से बनाते रहना, हो सकेगी तो टाइम अगर मिलेगा तो मैं एक क्लास आपकी और भी ले सकता हूँ, एक्स्ट्रा एडिशनल क्लास, ठीक है ना। शाम को रात को कभी भी एक ऐसी क्लास में ले लूँगा, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।